तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 03 के साथ जीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चैन वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं क्योंकि बड़ा भाई जो होता है कुल्हाड़े के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है और छोटा अपनी डिटेल्स के साथ पीछे से अटैक कर रहा होता है। तो उसी के साथ ही मास्टर चैन जो होते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं। वो पीछे की तरफ घूमकर अपने पास में पावर को रिलीज करते हैं और जैसे ही वो दूसरी की तरफ देखते हैं कि दूसरा अपनी नीडल्स के साथ अटैक कर रहा है तो उसी के साथ ही वहां पर बड़े के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे नीडल्स के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से नीडल्स जो होती है उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती हैं और वो चिल्लाकर छोटे से कहता है कि ब्याह हुई तुम क्या कर रहे हो कमीने, जहां पर देखकर तो अटैक करो। लेकिन एक ही अटैक की वजह से वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर चुका होता है और इसी के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो अपनी नीडल्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसकी नीडल्स का निशाना इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे शीमो ने अपने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका होता है और अभी भी उसने एक पत्थर उठा रखा होता है ताकि वो शीमो के ऊपर अटैक कर सके। तो शीमो उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने जहां पर मेरे ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई जहां पर मेरी अटैक से जख्मी हो गया। लेकिन जब वो शीमो की तरफ देख रहा होता है तो इसी के साथ ही मास्टर चैन पीछे से निकलते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसा देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक असैसिन हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि फाइटिंग के दौरान अपने टारगेट के ऊपर ही नजर रखी जाती है और इसी के साथ ही वो उसका सर काट देते हैं। तो वहां पर उसको मारने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हालत भी काफी खराब होती है। तो शीमो उनके पास आता और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, मैं इनको खुद ही हील कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा शीमो उनसे कहता है कि तुम जहां पर मेरी वजह से जख्मी हुए जबकि मैं जहां पर तुम्हारी वजह से इस सब में फंसा हूं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों का हिसाब यहाँ पर बराबर हो चुका है। अब जबकि हिसाब बराबर हो चुका है तो मैं जहां से जा रहा हूं। तो जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि यंग मास्टर शी क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो? ये लोग तुम्हें मारने तक तुम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, जो दोबारा तुम्हें मारने के लिए आएंगे। ये बात सुनने के बाद शीमो से कहता है तो क्या तुम इसी वजह से मुझे ढूंढने के लिए आए हो क्योंकि लोग मुझे मारना चाहते हैं वो मेरे बाप की वजह से? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं इसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तो साथ ही वो उसे बताते हैं सबसे यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है कि मास्टर जिन का एक बेटा भी है जो कि यहाँ पर उनकी विरासत का हकदार है, यानी कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी तुम्हारे नाम हो सकती है। तो सभी एल्डर्स जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बाकी के कुछ एल्डर्स हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से बच पाओगे। इसी के साथ शीमो वहीं पर पत्थर के ऊपर पंच मारता और कहता है कि फिर से यहाँ पर मेरे फादर जो है वो बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे अपने फादर के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना होगा वरना मैं दूसरे एल्डर्स के हाथों मारा जाऊंगा। तो शीमो चिल्लाकर कहता है कि मेरा फादर शीटिंग, उसने मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था, उसी वक्त मुझे छोड़कर चले गए। हम लोग यहाँ पर गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे जबकि वो जिन फैमिली वहां पर मजे उड़ा रहा था। वहां पर उसने दूसरी शादी की और वहां पर उन सभी की औरतों के साथ मजे कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मॉम यहाँ पर मर रही थी तब वो बंदा यहाँ पर मेरी मॉम से मिलने के लिए भी नहीं आया, जबकि आखिरी वक्त तक मेरी मॉम उससे प्यार का दावा करती रही और साथ ही मुझे भी कहा कि मैं जब भी उन्हें देखूं उन्हें रिस्पेक्ट दूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर से जिन फैमिली में वापस जाऊंगा, जाकर मरते वक्त उसको देखूंगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगर ये उसकी वजह से नहीं होता तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सभी लोग मुझे मारने के लिए क्यों आते? मैं यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था लेकिन मेरे डैड की वजह से अब यहाँ पर सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सभी लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते बल्कि तुम्हारे डैड की जो मिस्ट्रेस हैं यानी कि उनकी जो दूसरी वाइफ है वो तुम्हें बचाना चाहती हैं। वो जिन फैमिली की यंग मिस हैं और वो चाहती हैं कि तुम जिंदा रहो। तो तुम यहाँ पर हमारे साथ चलते हो, अगर तुम फैंग सिटी में हमारे साथ चलते हो तो मिस्ट्रेस वहां पर अपनी पोजीशन और अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए तुम्हें बचा लेंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। साथ ही मास्टर वहां पर से एक नीडल उठाते हैं और उसे कहते हैं कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसी बात के ऊपर अड़े रहते हो कि तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला होगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर से अपना मिशन पूरा करके वापस जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर भी ठीक है, मुझे यहाँ पर से वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलते तो फिर उन सभी लोगों के लिए तुम एक सिंपल टारगेट है, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मार डालेंगे। तो शीमो से कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं मरूंगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा? तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर हो जो कि कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। मेरी मिस्ट्रेस ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए और मैं यहाँ पर तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी स्पेशल इन्फ्लुएंस की जरूरत है, तुम्हें जिन फैमिली की जरूरत है। उसी के साथ ही मास्टर शी जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फिर तुम किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? क्या तुमने कभी ये सपना नहीं देखा कि तुम एक बहुत ही कमाल के वॉरियर बनो, तुम इस मार्शल आर्ट्स की पीक वर्ल्ड के ऊपर पहुंचो? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मछुआरों की दुनिया से बाहर निकलो, तुम इस छोटे से गांव से बाहर निकलो, पूरी दुनिया को देखो कि दुनिया में और क्या कुछ है। तुम नई नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को देखोगे, नए नए लोगों को देखोगे, नई नई टेक्निक्स को सीखोगे। क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर नहीं चलना चाहते? हमारा शीमो जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि उसकी मॉम ने भी सेम टू सेम उससे यही बातें की थी कि उसका डैड जो है वो यहाँ
यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया है, क्योंकि एक मर्द को अपनी जो ड्रीम्स है उनको परस्यू करना चाहिए। और वो भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि इस बंदे ने भी सेम टू सेम वही बातें किया, क्या मैं वाकई में एक वॉरियर बन सकता हूँ, क्या मैं अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। इसके साथ ही मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस वक्त काइजुआन मार्शल स्कूल के लोग जो है वो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट ओपन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम डिसिपल्स को लिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी के साथ एडमिशन नहीं मिलता। हम बस में वहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वहां पर टेस्ट को पास करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी कि तुम टेस्ट को पास करके स्कूल का हिस्सा बन पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर चैंग जो होते हैं उसे कहता है कि चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम तो मेरे साथ चलना नहीं चाहते तो मैं जाकर मिस्ट्रेस को बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आए। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे थोड़ी देर सोच तो लेने दो, मैं यहाँ पर सोच कर तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या करना है। तो उसके बाद हमारा शिमो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जो होते हैं कार में बैठकर वहां पर से जा रहे होते हैं। तो शिमो से कहता है कि मास्टर चैंग, हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर से अपनी कार में बैठकर निकले हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं, कितनी दूर है, हमें कितनी दूर जाना है। तो वो उसे बताता है कि हम लोग इस वक्त फैंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फैंग सिटी तुम्हारे उस मछुआरों के गांव से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम लोग यहाँ पर से वहां तक सफर देखें तो पूरे 1 महीने का सफर बनता है। पूरे 1 महीने के लिए हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। साथ ही वो उसे अपनी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि हम लोग क्वांजू डायनेस्टी में रहते हैं और यहाँ पर फैंग सिटी जो है क्वांजू डायनेस्टी का सबसे बड़ा सिटी है। हमारा शिमो जो होता है वहां पर अपने गांव को गुड बाय बोलता है और अपनी मदर को वहां गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसकी मदर की कब्र वहीं पर है। तो उसकी मदर ने उससे जो वादा लिया था कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान वॉरियर बनकर दिखाओगे, एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते के ऊपर निकल चुका है कि उसे काइजुआन सेक्टर को ज्वाइन करना है और उस स्कूल को ज्वाइन करके उसे बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने फादर के बारे में भी सोच रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि फाइनली वो अपने फादर से मिलने वाला है, जिसे पिछले 14 साल से उसने नहीं देखा। पर रास्ते में हमारा शिमो से कहता है कि मास्टर चैंग, अब जबकि सफर काफी लंबा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताओ। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता हूँ। तो शिमो से पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वॉरियर, टेम्पर बॉडी और ये सारे के सारे जो नेशनल गार्डियन लेवल्स हैं इन सभी का क्या मतलब है। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि ये सारे के सारे जो लेवल्स तुम बता रहे हो ये सारे तुम्हारे गांव में नाम लिए जाते हैं। असल में जो लेवल्स होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है मार्शल डिसाइपल का होता है, जिसे तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग कहते हो। दूसरा लेवल जो होता है वो हुटियान वॉरियर्स का होता है। हुटियान वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो कि की पावर को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं और की पावर्स के साथ स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे वॉरियर्स को हम लोग हुटियान वॉरियर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर अकेला एक वॉरियर 100 के बराबर का होता है। और उसके बाद तीसरा लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, जिसे हम लोग एम्परर भी कह सकते हैं, जिसे जियांटियान वॉरियर कहा जाता है। जियांटियान वॉरियर जो होता है जिसे मैं एम्परर लेवल ही कहूंगा। एम्परर लेवल में जो लोग पहुंच जाते हैं वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के साथ अपनी की को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सिर्फ सोच के साथ ही किसी बंदे की जान भी ले सकते हैं। और जिस लेवल तक पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हुटियान वॉरियर्स को मैं यहाँ पर किंग लेवल कहूंगा। तो किंग लेवल के जो वॉरियर्स हैं वो तो इन एम्परर लेवल के वॉरियर्स के करीब भी नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पूरे किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 ही एम्परर लेवल के वॉरियर्स होंगे। तो हमारा शिमोस की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है क्या एम्परर लेवल के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि हाँ, एम्परर लेवल एक बहुत ही पावरफुल लेवल है, जहां ताकि हमारे जो डायनेस्टी के एम्परर हैं वो भी यहाँ पर एम्परर लेवल के जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तुम तो अभी तक यहाँ पर की को यूज भी नहीं कर पाते। तुम यहाँ पर अभी के लिए एम्परर लेवल के बारे में मत सोचो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी यहाँ पर जर्नी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे शिमो की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर से वो मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन लेगा और उसके बाद मार्शल आर्ट्स का वॉरियर बनकर दिखाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।